Hi everybody, आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र. So without wasting much time, let's get started with our today's understanding of price action. And today we are going to also learn a very simple concept of consolidation, value area, and breakout trading. So with that note, let's get started. सो मुझे एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आता है कि जय ब्रेकआउट को चेस करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है. तो अगर हमें ब्रेकआउट ट्रेड नहीं करना है तो हमें एक स्टॉक को कैसे ट्रेड करना चाहिए. ठीक है, तो इसका सिंपल आंसर यही है कि अगर आप ब्रेकआउट को ट्रेड करने में हेजिटेट कर रहे हो तो आप वैल्यू एरिया, जिसे हम कहते हैं रीटेस्ट एरिया, आप उसके ऊपर भी फोकस कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखोगे ये चार्ट है श्री सीमेंट का. इसे मैंने इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट किया था. अगर आप देखोगे यहाँ पे इसने क्लियर ब्रेकआउट दिया. ब्रेकआउट देने के बाद उसने उसी एरिया के ऊपर उसी दिन रीटेस्ट भी दिया है. बट लेट्स अज्यूम कि आप समझो आप यहाँ पे इस रीटेस्ट के ऊपर इसमें एंटर नहीं कर पाए. तो क्या हुआ, एक अच्छा हाई मारने के बाद स्टॉक ने आपको एक अच्छा रीटेस्ट दिया. इस रीटेस्ट एरिया पे क्या हो रहा है वो मैटर करता है, और इस रीटेस्ट एरिया को हम बोलते हैं वैल्यू एरिया. इसे हम वैल्यू एरिया पहले तो क्यों बोलते हैं आपको ये समझना चाहिए. दिस इज कॉल्ड एज अ वैल्यू एरिया बिकॉज आप अज्यूम कीजिए कि यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद जो लोग इस पूरी रैली को कैप्चर नहीं कर पाए थे, ठीक है, और जब मार्केट यहाँ पे रीटेस्ट करता है तब क्या होता है, जो लोग इस रैली को मिस कर दिए थे वो भी यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाते हैं क्योंकि उन्हें अब ये सेम माल वापस खरीदने मिल रहा है. तो यहाँ पे फ्रेश बायर्स इन्वॉल्व होते हैं मार्केट में. और आप देखोगे कि यहाँ पे भी मार्केट अच्छे से काफी कंसोलिडेट करता है. मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि यहाँ पे आपको बुलिश पिन मार दिख गई आप यहाँ पे एंटर कर लीजिए, नहीं. जब स्टॉक यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है इसका मतलब कि यहाँ पे बहुत सारे बायर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं धीरे धीरे. एंड जब भी कोई भी एक्टिविटी स्टॉक मार्केट में धीरे धीरे होती है उसका मतलब ये है कि एक स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी है. आप देखिए यहाँ पे कितना अच्छा कंसोलिडेशन हुआ. स्टॉक इस मदर बार के अंदर कंसोलिडेट करता है, क्लियर ब्रेकआउट देता है, और उसके बाद का अप मूव आप देखिए. अब आप वापस इस रीटेस्ट वाले कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो. लेट्स अज्यूम कि आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग साइकोलॉजिकली नहीं कर पा रहे हो. सो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप अच्छे से हॉरिजॉन्टल लेवल को ड्रॉ करिए. तो आपने ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ क्यों की है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक ये क्वेश्चन आना चाहिए. अगर आप देखोगे तो ये जो रेजिस्टेंस लाइन है ये बार बार टेस्ट हुई है और ब्रेकआउट देने के बाद, अब वैसे भी हमने ऐसे ब्रेकआउट में कभी एंटर करना नहीं चाहिए बिकॉज ये पैराबोलिक ब्रेकआउट है. दैट मींस कि जो बायर्स यहाँ पे इनिशिएट हुए थे वो बायर्स कंटिन्यू प्रॉफिट में है. सो मोस्ट लाइकली श्री सीमेंट में एक प्रॉफिट बुकिंग आने वाली है. अब इसमें जब प्रॉफिट बुकिंग आती है वी वांट इट टू गिव अस अ स्मूथ रीटेस्ट. यहाँ पे मार्केट रीटेस्ट देगा, कुछ टाइम स्पेंड करके अगर हमें कंटिन्यूएशन मिलता है तो इस तरह हम इस वैल्यू एरिया पे एंटर कर सकते हैं श्री सीमेंट में. तो आई होप कि आपको समझ में आया हो कि एक ब्रेकआउट एरिया क्या होता है, और ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक वापस उस एरिया में आता है तो हम उसे कहते हैं वैल्यू एरिया. और वैल्यू एरिया पे जो कंसोलिडेशन होता है, ठीक है, वो कंसोलिडेशन इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग अप मूव. ठीक है, तो आज हमने सिर्फ स्टॉक को एनालाइज नहीं किया, ये भी समझा कि कैसे वैल्यू एरिया में जो कंसोलिडेशन होता है उसका बहुत ही ज्यादा महत्व है. Now let's move forward to our understanding of stocks based on today's price action. तो आज हम वापस ब्रेकआउट स्टॉक्स की ही बात कर रहे हैं. द गुड ब्रेकआउट ऑन अ डेली टाइम फ्रेम एंड ऑल्सो ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम. ठीक है, तो पहला स्टॉक जो मेरे रडार में है वो है MGL. अगर आप इस स्टॉक को देखोगे, जब एनर्जी सेक्टर में काफी अच्छा उछाल आया तो इस सेक्टर ने कुछ किया नहीं. इस पर्टिकुलर स्टॉक ने अभी तक उतना परफॉर्म नहीं किया जैसे कि IEX ने परफॉर्म किया है या जिस तरह दूसरे स्टॉक्स ने परफॉर्म किया है. अगर आप इस स्टॉक को देखो तो पिछले कुछ टाइम से ये बस इसी रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है. ठीक है, अगर आप देखोगे तो ये इस रेंज के अंदर ही कंसोलिडेट कर रहा है. अब फाइनली ये स्टॉक इस रेंज के बाहर आ गया है. अब इसका जो नियरेस्ट हर्डल है वो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन. करेक्ट. अब जैसे ही ये पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल लाइन और ये कंसोलिडेशन के बाहर ये स्टॉक निकलता है आपको एक नया ऑल टाइम हाई इस स्टॉक में दिख सकता है. सो MGL इज गोइंग टू बी ऑन योर बाइंग रेडार एंड ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट भी अच्छा है.
ठीक है, सो विल जस्ट वेट फॉर अ क्लियर ब्रेकआउट एंड इफ इट सस्टेन्स ओवर देयर वी आर गुड टू गो लॉन्ग इन एमजीएल. अनदर स्टॉक व्हिच इज ऑन माय रडार इज Pfizer. वापस अगर आप देखोगे इस स्टॉक के अंदर सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये स्टॉक ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद एक टाइट रेंज में कंसोलिडेट करता है. तो हम जूम इन करेंगे तो हम आपको और समझ में आएगा. ये स्टॉक ऊपर गया, कंसोलिडेट किया और ब्रेकआउट दिया है, और जब जब इसने कंसोलिडेशन देके ब्रेकआउट दिया है, इसने बहुत अच्छा मूव दिया है. तो अगेन आपको यहाँ पे एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है. एंड द बेस्ट पार्ट इज कि इसने अपने जो भी नियरेस्ट हर्डल्स है वो भी ट्रिगर कर दिए. ठीक है, ये एक नियरेस्ट हर्डल था इस कंसोलिडेशन के बाद. अब ये मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है. सो अगेन Pfizer should be on your buying radar. Another stock which is giving me a monthly all-time high breakout type of a structure is Indigo. तो अगर आप Indigo को मंथली टाइम फ्रेम में देखते हो, हम जाते हैं मंथली टाइम फ्रेम में, तो अब ये स्टॉक मुझे ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दे रहा है, एंड दैट टू आफ्टर अ वेरी गुड कंसोलिडेशन. आप देखो जब ये ब्रेकआउट हुआ है ना, ब्रेकआउट होने से पहले इसने इस ब्रेकआउट एरिया में कम से कम 6 से 7 महीने स्पेंड किए. और जब भी कोई स्टॉक इतना टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट देता है, दैट इज ऑलवेज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट. सो इंडिगो आप अपने पोर्टफोलियो में लेके जा सकते हो, बिकॉज ये जो ब्रेकआउट हुआ है, ये ब्रेकआउट हुआ है मंथली टाइम फ्रेम में. ठीक है, सो विद दैट नोट, नाउ दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑल द स्टॉक्स, और शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करके ज्यादा मतलब है नहीं, बिकॉज मार्केट बहुत स्ट्रांग है. ठीक है, अगर कोई स्टॉक वीक भी है तो बायर्स उसे पुल अप कर रहे हैं. ठीक है ना. तो अब हम डिस्कस करेंगे हमारे ब्रेड एंड बटर को, बैंक निफ्टी, एंड विल आल्सो अंडरस्टैंड निफ्टी एज वेल. सो दिस इज बैंक निफ्टी ऑन अ डेली टाइम फ्रेम. अगर आप बैंक निफ्टी के चार्ट को क्लोजली देखो तो ये जो रेजिस्टेंस है ये काफी बार टेस्ट हुआ है, कम से कम 4-5 बार, और उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया. अब एक बात वापस मैं रिपीट करूंगा कि जब भी कोई रेजिस्टेंस बार बार टच होता है और उसके बाद ब्रेकआउट होता है तो वो काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कहलाता है. करेक्ट. और ब्रेकआउट देने के बाद क्या हुआ, 2 दिन अच्छा खासा टसल हुआ बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स. अगर आप देखोगे ये एक अच्छा अप मूव था, स्ट्रेट अप मूव. फिर 2 दिन के लिए आप वापस देखोगे काफी अच्छा टसल था बायर्स और सेलर्स के बीच में, एक क्लियर विनर हमें नहीं दिखा. और अगर आप देखोगे वापस इस दिन के ऊपर, डिस्पाइट एन अग्रेशन ऑफ सेलर ऑन द प्रीवियस डे, टुडे अगेन वी आर सीइंग स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम. मतलब कि जब जब मार्केट नीचे आ रहा है अच्छी खासी बाइंग आ रही है. दैट मींस दिस इज सिंपली अ मार्केट व्हिच इज बाय ऑन डिप्स. एंड मेरा टारगेट जो बैंक निफ्टी में है वो है 37,475. मैंने ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे एक रील बना के इनिशिएट किया था कि कैसे मैंने एक फ्यूचर्स में ट्रेड लिया है, व्हिच इज बेसिकली अ लॉन्ग ट्रेड, अ पोजिशनल ट्रेड. सो मेरा टारगेट जो बैंक निफ्टी में है 37,475 है. और जब भी मैं उस पोजीशन को एग्जिट करूंगा, आई विल मेक श्योर कि मैं एक छोटा सा रील भी बना दूं उस पर, ताकि आपको उसके ऊपर एक अपडेट भी मिल जाए. ये जो छोटे मोटे अपडेट्स होते हैं यूजुअली मैं इंस्टाग्राम पे देता हूँ. सो उसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है. अगर आप हमें वहां पे नहीं फॉलो कर रहे हो सो मेक श्योर यू फॉलो अस देयर. करेक्ट. सो ये है बैंक निफ्टी का एनालिसिस ऑन अ डेली टाइम फ्रेम. अब हम जाते हैं छोटी टाइम फ्रेम में और समझते हैं कल और कल क्या हुआ. बिकॉज कल हमने वीडियो डाला नहीं है, तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी. सो हम क्या करेंगे, छोटी टाइम फ्रेम में जाते हैं और कल के प्राइस एक्शन और आज के प्राइस एक्शन दोनों को समझते हैं, और हम वापस एक ही चीज पे फोकस करेंगे, वो है हमारा प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो. तो चलिए हम चलते हैं छोटी टाइम फ्रेम में, जिसे हम समझते हैं 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे. ठीक है, अगर आप 5 मिनट की टाइम फ्रेम में जाओगे तो कल क्या हुआ. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड ऑन दीज इंपॉर्टेंट लोकेशंस. हमने क्या डिसाइड किया था इस दिन पे जब हम एनालिसिस कर रहे थे कि भाई अच्छे मूव के बाद मार्केट ने अब कंसोलिडेशन दे दिया है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ब्रेकआउट देता है तो हमें अच्छा मूव दिख सकता है. मार्केट क्या करता है, वो होता है गैप अप ओपनिंग. तो क्या करता है, वो देता है हमें गैप अप ओपनिंग. और गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट ने आपको सपोर्ट कहाँ दिया, एग्जैक्टली एट प्रीवियस डे हाई. यहाँ पे एक बुलिश पिन बार फॉर्म हुआ, उसके बाद एक एनगल्फिंग कैंडल दिया और एक अच्छा अप मूव दिया स्ट्रेट अवे. नाउ व्हेन यू लुक एट द मार्केट, आपको मार्केट से क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है, दैट यस्टरडे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लो मार्केट गेव अ वेरी गुड अप मूव. मतलब कि ये हो गया आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन. करेक्ट. और आज क्या हुआ, आज एग्जैक्टली प्रीवियस डे लो एंड करंट डे लो से मार्केट ने एक अच्छा खासा अप मूव दिया. मैं अगेन सेम चीज रिपीट कर रहा हूं
कि कैसे प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। वो क्या है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फ्लेक्शन पॉइंट। तो मुझे उम्मीद है कि आप एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे कि हर प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो इंपॉर्टेंट नहीं होता है। जो प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो है वो एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई या डिमांड जोन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मार्केट किस तरह ऊपर गया। एंड एक और चीज आप कर सकते हो कि जब भी आपको फ्रेश लेवल ऑफ सप्लाई जोन मिलता है उसको आप रेड लाइन से मार्क करो। क्यों रेड लाइन से? बिकॉज रेड लाइन सजेस्ट मी दैट आई एम सपोज टू टेक रिवर्सल ट्रेड्स ओवर हियर। फॉर एग्जांपल अगर आप इस रेड लाइन को देखोगे, इसको आप मार्क करिए रेड लाइन। क्यों रेड लाइन? बिकॉज ये एक फ्रेश सप्लाई जोन है जहां से मार्केट में एक अच्छा फॉल आया। तो कल क्या होगा? कल जब मार्केट वापस इस लेवल को टेस्ट करेगा तो आपको थोड़ी सी बिकवाली इस लेवल से मिल सकती है, बिकॉज मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। सो यहाँ पे आपको सिर्फ स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। और जो भी लेवल बार बार मल्टीपल टाइम रीटेस्ट हुआ है उसको आप ब्लू लाइन से मार्क करिए, क्योंकि ब्लू लाइन सजेस्ट करेगा कि हमें यहाँ पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ट्रेड लेना है। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, इस लेवल को जब हम मार्क करेंगे आप सिंपली इसका जो कलर है उसको आप ब्लू में चेंज कर दीजिए। ठीक है, ताकि जब मार्केट यहाँ पे आएगा ना तो आपको एक बात डिसाइड करनी है कि यहाँ पे मैं रिवर्सल ट्रेडिंग नहीं, मुझे इस एरिया के ऊपर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ट्रेड लेना है। और जब भी आप रेड लाइन के बाजू में हो मार्केट में तो आपको वहां पे रिवर्सल अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। तो इस तरह काफी इजी हो जाएगा। और अगर अभी आप देखो बैंक निफ्टी ने ये जो लेवल है इसको बार बार ब्रेकआउट दे चुका है, इसको टेस्ट करके इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। सो टुमारो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर मुझे यहाँ पे रीटेस्ट देता है, ठीक है, तो मेरे लिए नियरेस्ट टारगेट होगा 37,000। दिस इज द नियरेस्ट इंट्राडे टारगेट, राइट। एंड कंडीशन यही है कि यहाँ पे अच्छा खासा मार्केट सस्टेन करना चाहिए। तो ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है बैंक निफ्टी की। अगेन प्लीज आप नोट डाउन करिए कि एवरी प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो इंपॉर्टेंट नहीं होगा। वही प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो इंपॉर्टेंट होगा जहां पे एक अच्छा बाइंग या अच्छा सेलिंग का प्रेशर आया, जैसे कि हमने ये रेड लाइन से 37,000 लेवल को मार्क किया है। ठीक है, और 37,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी हो गया आपके लिए। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं निफ्टी को देखते हैं ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। निफ्टी ने पता नहीं क्या किया है कि वो बस रुक ही नहीं दिए। और एक और अच्छी ऑब्जर्वेशन आप निफ्टी में देखोगे तो निफ्टी में बार बार पता है क्या हो रहा है, जब भी वो एक रेड कैंडल के हाई के आजू बाजू क्लोजिंग दे रही है वो बहुत अच्छा अपमूव दे रही है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखिए, इसकी जो क्लोजिंग थी वो रेड कैंडल के बाजू में थी। नेक्स्ट दिन का आप अपमूव देखिए, वापस क्या हुआ, एक रेड कैंडल है, इसकी जो हाई है ये एक रेजिस्टेंस है और जो क्लोजिंग है इस दिन की दैट इज नियर द रेजिस्टेंस एज वेल एज द रेड कैंडल। उसके बाद का आप अपमूव देखो, वापस क्या हुआ है निफ्टी के अंदर, जो रेड कैंडल है उसके हाई पे ये क्लोज हो रही है। लॉजिक सिंपल है कि हर बार सेलर्स डिफीट हो रहे हैं और जब भी वो डिफीट हो रहे हैं उनके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहे हैं। यानी जब भी ये स्टॉप लॉस या फिर शॉर्ट कवरिंग होती है मार्केट एक अच्छा मूव होती है। तो अगेन निफ्टी बैंक निफ्टी से काफी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। नाउ द थिंग इज कि क्या ये प्राइस एक्शन वापस रिपीट होगा जो हमें बार बार दिख रहा है। मैं निफ्टी को इतना इंट्राडे में ट्रेड नहीं करता हूँ, निफ्टी बेसिकली मेरे लिए एक पोजिशनल ट्रेडिंग की इंस्ट्रूमेंट है, बिकॉज इंट्राडे में यूजुअली इतने मूव्स नहीं देती है। बट suddenly the nature of nifty and bank nifty has changed. Bank nifty has become more for scalping and nifty has become more for your swing and day trading as well. So with that note, this is my understanding of nifty. आई होप आपको बहुत कुछ सीखने मिला हो। एंड अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। विद दैट नोट, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।